इन सभी को आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। इससे आपका तैयारी भी होगा और रिवीजन भी होगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि ये लोकतंत्र होता क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र जो होता है वैसा शासन होता है जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा, और जनता के लिए ही काम करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और अगर हम बात करें सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? तो समाज के सभी वर्गों के लोगों तो समाज के सभी वर्गों के लोगों सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, हिस्सा देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा कहता है पहला कि सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजतंत्र, सैनिक तानाशाही, लोकतंत्र, जल संघर्ष। तो सामाजिक विभाजन को हल करने का तो सबसे सटीक तरीका जो है, सबसे अच्छा तरीका, वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र आप लोग समझ चुके होंगे, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही क्या करेगा? काम करेगा। जनता के लिए ही काम करेगा, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा, मंत्रिमंडल या राज्यसभा। तो भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण वो पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ पे है? पंचायती राज व्यवस्था में। और कितना प्रतिशत है? तो ये 50% जो है आरक्षण है। कहाँ पे है? पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण सीटें दिए गए हैं? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल 50% सीटें आरक्षित की गई है। कितनी सीटें? 50%, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। क्या आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर एक धर्म समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्म पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सांप्रदायिक राजनीति की जो धारणा आधारित है वो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी आगे है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक डाबा, टोमो स्मिथ एवं जॉन कार्ल्स या जेड गुडी। तो मार्टिन लूथर को जो है अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका का गांधी।
मार्टिन लूथर को कहा जाता है। और ये कौन व्यक्ति जो नहीं थे, जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ये रंग भेद जो होता है, ये चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। तो कौन जो है इसमें रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, या फिर बालक या बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा यह अभिप्राय यही है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है हमारा भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी हमारा संविधान जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करने को मना करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है वो है धर्म पर। किस पे है? धर्म पर, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65 या फिर 67? तो 16वीं लोकसभा जो सबसे पहले जारी हुआ था ये 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 ईस्वी में। और 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 61। कितना था? 61, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, आसियान। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, या डच भाषी समुदाय, या जर्मन भाषी समुदाय, या फिर दैनिक भाषी समुदाय? तो कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो वो क्या था? डच भाषी समुदाय। किसने किया था? डच भाषी समुदाय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992, 1995, 1998 या फिर 1999? तो राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच जो समझौता हुआ वो 1998 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1998, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता?
आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक को कुपरिणाम है? कौन सा क्षेत्रवाद की भावना एक जो है कुपरिणाम है? तो ऑप्शन में अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन सा है? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलगाववाद। कौन सा कुपरिणाम है? अलगाववाद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो कहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम, बोलीविया, उत्तरी आयरलैंड, नेपाल। तो कहाँ पर था? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, कहाँ पर था? बेल्जियम में, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारा कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव जो था वो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व जो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी वो कितनी थी? तो उसमें टोटल जो है 543 थी। तो 543 में जो है 59 सीट जो है महिलाओं की भागीदारी में थी। तो कितना प्रतिशत थी? तो 10 है। ऑप्शन में 5%, 33% या 55%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी वो 10% थी। कितनी थी? 10%। और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितना प्रतिशत है महिलाओं के आरक्षित सीटें? तो वो 50% है। कितना है? तो 50%। चलिए तो हम लोग फिर से अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल हमारा है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ऑप्शन में देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा शासन है। या फिर लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद यानी चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? रंग भेद। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, या मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, या जॉर्ज वाशिंगटन? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे वो थे मार्टिन लूथर। कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे, जिसे हम लोग अमेरिका का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग का अगला प्रश्न है। तो देखिए फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? यानी मेन कारण क्या है समाज में भेदभाव की उत्पन्न होना? समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसका मेन कारण क्या है? जाति है, धर्म, जाति, क्षेत्र, या जन्म, या इनमें से कोई नहीं? तो समाज में जो भेदभाव की उत्पत्ति होती है वो मेन कारण जो वो जन्म है। क्या है? जन्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यह धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो भारत के लिए जो इसमें कथन सही है वो है यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, यानी यहाँ पे भारत में जो है सभी धर्म को बराबर मान्यता दिया गया है। यहाँ पे किसी धर्म को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ, इसीलिए यह धर्मनिरपेक्षता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, या सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते। तो इसमें से जो सही कथन है वो हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यानी धर्म और जाति के आधार पर विखंडन यानी अलग करने का सामना करना पड़ा। बेल्जियम को, भारत को, यूगोस्लाविया को, नीदरलैंड को। तो ये जो सामना करना पड़ा विखंडन का, ये यूगोस्लाविया को करना पड़ा। किसको? यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ लागू है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्था में। तो बिहार में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है वो पंचायती राज संस्थाओं में, और ये कितना? ये 50% है। कितना है? 50%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, या बहुसंख्यक सीली भाषी के हितों की अपेक्षा, या संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान, या सरकार के नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो श्रीलंका में जो सत्ता में भागीदारी का सही कथन है वो है सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1960 में, 1972 में, 1982 में, या 1990 में? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बना वो बना 1990 में। कब बना? 1990 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में, 1919 में, 1955 में, या 1928 में? तो इंग्लैंड में महिलाओं को जो मताधिकार का वर्ष प्राप्त हुआ वो हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कोई? तो अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला का विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति जो कहलाता है वो कहलाता है नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? नारी को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, देश को सशक्त बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विभेद का यानी समाज में जो भेदभाव होती है उसका सबसे अच्छा एक परिणाम क्या है? कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्या करना? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी, धर्मनिरपेक्ष? तो सांप्रदायिक कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गया है? 14वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, या फिर 10वीं लोकसभा?
तो किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गया है? तो ये हो गया 17वीं लोकसभा में। कौन सी लोकसभा में? 17वीं लोकसभा में, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था, 17वीं लोकसभा। फिर हमारा अंतिम सवाल आता है इस चैप्टर का, जो है लास्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो ये अब्राहम लिंकन ने दिए थे। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।